ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेंटेनेंस यानी भरण पोषण पर। यह भरण पोषण से संबंधित प्रावधान कहां कहां पर दिए गए हैं, किन विधियों में दिए गए हैं। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 तक के प्रावधान और इसके साथ ही साथ हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में क्या है। तो इन सारी चीजों को ओवरऑल व्यू में हम समझने का प्रयास करेंगे, मेंटेनेंस से संबंधित प्रावधानों को। इसके साथ ही साथ ये जो मेंटेनेंस है किसको मिलना चाहिए, किस अवस्था में मिलना चाहिए, किसके द्वारा मिलना चाहिए, ये सारी बातें भी हम समझेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। इसके अलावा ये जो चर्चा है ये उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो जुडिशियल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं। इसके साथ ही एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी भरण पोषण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है या उसके दैनिक ज्ञान में वृद्धि करेगा। जब हम बात करेंगे शाहबानो केस की, जब हम बात करेंगे उसके फलस्वरूप जो एक्ट पास किया गया मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स को लेकर के, क्या वो सही में मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था या एक धोखा था, ये कह सकते हैं लीगल फ्रॉड था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस अपने आप में तो है एक सिविल लॉ का टॉपिक, वैयक्तिक विधि का टॉपिक है, या यूं कह लें सिविल लॉ के अंतर्गत जो पर्सनल लॉज आ रहे हैं उस पर्सनल लॉ का टॉपिक है। लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ में, और क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में बेसिक अंतर क्या है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो यूनिफॉर्म है और सिविल लॉ अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हुई है। अभी वो सबके पर्सनल लॉज अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। वो 1835 का मेघालय का जो एक रिपोर्ट थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उसके तहत उस समय क्रिमिनल लॉ को यूनिफॉर्म किया गया इंडिया में और जो सिविल लॉज थे उनको उनके लिए पर्सनल लॉज को ही एप्लीकेबल कर दिया गया कि हिंदू जो है हिंदू जो लॉज के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो हिंदू लॉ से गवर्न होंगे, मुस्लिम के मुस्लिम लॉ से गवर्न होंगे, क्रिश्चियंस के क्रिश्चियन से और पारसी और यहूदियों के अपने अपने मामलों से गवर्न होंगे। ठीक, जब हम बात करेंगे हिंदू लॉ की तो बेसिकली उसमें सिख, जैन, बौद्ध ये तीन रिलीजन अपने आप में इंक्लूड हो जाएंगे। इनके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि हिंदू लॉ में स्पष्ट कर दिया गया है कि हिंदू के अंतर्गत ये भी आएंगे, तो इनके संदर्भ में वही प्रोविजंस लागू होंगे जो हिंदू लॉ में बताए गए। अब सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि मेंटेनेंस होता क्या है। तो जब हम बात करेंगे कि भाई मेंटेनेंस होता क्या है, तो मेंटेनेंस सामान्य रूप से इसके लिए जो हिंदी का टर्म है वो प्रयोग किया जाता है भरण पोषण। तो भरण का मतलब, भरण और पोषण दो शब्द हैं। मेंटेनेंस इंग्लिश का वर्ड है, इसका बेसिक मतलब है अगर हम बात करें तो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ठीक, कि एक जीवन जीने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, भोजन, कपड़ा और शेल्टर रहने के लिए आवास या मकान। लेकिन जब ये आया था मेंटेनेंस के संदर्भ में प्रोविजंस किए गए थे, वो चाहे हिंदू लॉ में हो, मुस्लिम लॉ में हो और चाहे वो सीआरपीसी में हो 1973 का, काफी समय हो गया 2022 तक। तो अब जो है मेंटेनेंस की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे समाज परिवर्तित होता है उसमें कुछ नई नई चीजें अपने आप से लॉ में आ जाती है, अपने आप उसको इंटरप्रिटेशन के थ्रू समाहित कर दिया जाता है। और उसमें फूड, क्लॉथ और शेल्टर ये चीजें तो रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा उसमें ऐड कर दिया गया एजुकेशन की अगर बात आ रही है, या
इन सबको छोड़ करके हम इसके लिए केवल एक ही तरफ प्रयोग कर ले कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब कुछ मेंटेनेंस के तहत आएगा। यानी एक डिग्निफाइड लाइफ, एक गरिमा युक्त जीवन प्रदान करने के लिए जो भी रकम दी जाएगी, जो भी पैसा दिया जाएगा, ठीक है, या एक गरिमा युक्त जीवन को जैसे ही खरीदा जा सकता है, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो सब मेंटेनेंस की कैटेगरी में आएगा। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो समझनी है हमको वो ये, अब डिग्निफाइड लाइफ का मतलब वही जो हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में बता दिया गया कि भाई डिग्निफाइड लाइफ होती क्या है। अगर कोई बीमार है तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं क्या वो डिग्निफाइड लाइफ की कैटेगरी में आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर कोई बीमार है उसकी इलाज कराना भी वो मेंटेनेंस के उसमें आएगा आज के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर इस एंगल से देखें तो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है मेंटेनेंस का, वो अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत मच हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सारी चीजों को हम, तो एक बात और यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम मेंटेनेंस की बात करेंगे तो जो उसका जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रहा है, जो भरण पोषण के लिए क्लेम कर रहा है, उसका जो जीवन स्तर है, ठीक है, यानी वो जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, उस प्रकार के जीवन में जिस प्रकार की चीजों को उपयोग कर रहा है, उसके लिए मेंटेनेंस का मतलब वो हो जाएगा। और एक सामान्य व्यक्ति जो उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा है, एक सामान्य सा जीवन जी रहा है, यानी किसी का जीवन अगर केवल यही उपयोग कर रहा था पहले, तो केवल इन्हीं मेंटेनेंस जो मिलेगा वो इन्हीं के संदर्भ में मिलेगा। बाकी अगर कोई दूसरा पर्सन है और वो उसका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा दूसरा है, उच्च कोटि का है, उसके लिए जो आवश्यक होगा वो, तो इसका मतलब मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, उसके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसकी जीवन स्तर के हिसाब से। ठीक है, तो भरण पोषण एक प्रकार का एक अमाउंट है जिससे क्या किया जाता है, जिससे गरिमा युक्त जीवन के लिए जो भी आवश्यक होता है वो खरीदा जाता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो मेंटेनेंस है, जो भरण पोषण है, वो क्यों आवश्यक है और किस लिए, किसके संदर्भ में ये है। जो भरण पोषण है वो क्यों आवश्यक है और किसको मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, तो जब हम भरण पोषण की बात करेंगे तो भरण पोषण जनरली आप लोग समझते होंगे कि भरण पोषण किसको मिलेगा। भरण पोषण मिलना चाहिए वाइफ्स को, ठीक है, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को, जैसा कि प्रोविजन किया गया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18, 1920। ठीक है, इसके अलावा जो सीआरपीसी है उसमें भी सेक्शन 125 में इनका जिक्र आया है। ठीक, जब हम बात करते हैं वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की, ठीक है, तो किसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए। अगर ये बात हम देखें तो सबसे पहले वाइफ और दूसरा चिल्ड्रन और तीसरी महत्वपूर्ण बात कौन, पेरेंट्स। किससे मिलना चाहिए, इसके सामने हम लिख लेंगे किससे मिलना चाहिए, तो वो हस्बैंड से मिलना चाहिए। बच्चों को किससे मिलना चाहिए, पेरेंट्स से मिलना चाहिए। और पेरेंट्स को किससे मिलना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात इसमें आ गई कि भाई चिल्ड्रन टर्म दो जगह पे आ गया और पेरेंट्स टर्म दो जगह पे आ गया, लेकिन वाइफ और हस्बैंड केवल एक ही जगह पे आया। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये इनसे मिलना है, इनको मिलना है। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि जब हम वाइफ की बात करेंगे तो वाइफ में कौन आएगा, वाइफ में कौन कौन आएगा।
क्या लीगली वेडेड वाइफ तो आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तलाकशुदा वाइफ भी, क्या डिवोर्सेड वाइफ आएगी, या विडोवेड वाइफ जो विडो हो चुकी है, क्या वो आएगी, ठीक है। वहीं पर जब एक क्वेश्चन और एराइज होना चाहिए कि वाइफ को हस्बैंड से मिल सकता है, तो क्या हस्बैंड को भी वाइफ से मिल सकता है, ठीक है। और चिल्ड्रन को पेरेंट्स से मिलेगा, तो पेरेंट्स में से किससे मिलेगा, पेरेंट्स में तो माता पिता दोनों होते हैं, क्या माता से मिल सकता है या पिता से मिल सकता है, दोनों से मिल सकता है, ठीक। और जब पेरेंट्स की बात करेंगे तो पेरेंट्स के लिए हम बात करेंगे कि भाई उसमें लड़का भी आता है और लड़की भी आती है, ठीक है। तो क्या केवल चिल्ड्रन टर्म जो है उसका मतलब लड़के से है या लड़के दोनों से है, ठीक है। तो ये कुछ बातें पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम वाइफ की बात करते हैं तो वाइफ में लीगली वेडेड वाइफ आती है, ठीक है, वो तो आएगी। इसके अलावा डिवोर्सेड वाइफ भी आएगी, जिसको डिवोर्स दे दिया गया है लेकिन उसने रीमैरिज नहीं की है, उसने दूसरी शादी नहीं की है। अब ये अलग हो सकता है कि भाई मुस्लिम लॉ में वो इद्दत पीरियड तक ही मिलेगा, हिंदू लॉ में उसके लिए जब तक वो रीमैरिज नहीं करेगी तब तक मिलेगा, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम वाइफ की बात करेंगे तो वाइफ में दोनों प्रकार की, या यूं कह लें कि भाई वाइफ का मतलब पहली जो लीगली वेडेड वाइफ है, ठीक है, और दूसरी जो डिवोर्सेड है, ठीक है, और तीसरी विडो हो गई है तो उसको भी मिलेगा। अब उस स्थिति में जब विडो हो गई है, उसका हस्बैंड ही नहीं है, तो कैसे मिलेगी, तो उस पति के प्रॉपर्टी से मिलेगी, जो उसकी प्रॉपर्टी बची होगी उससे मिलेगी। अगर वो प्रॉपर्टी भी नहीं है तो हाँ, तो वहां पे जो विडोवेड डॉटर इन लॉ है उसके लिए प्रोविजन किया गया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कि वो अपने ससुर से भी क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। लेकिन उसमें भी एक बात आती है क्या, कि अगर वो कॉपर्सेनरी प्रॉपर्टी अर्जित किया है उसने तो। अब ये कॉपर्सेनरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सहदाई की संपत्ति क्या होती है, तो सहदाई की संपत्ति की जब हम बात करेंगे तो सहदाई की संपत्ति का मतलब क्या, कि जो पूर्वजों से प्राप्त होती चली आ रही है वो सहदाई की संपत्ति होती है। और सहदाई के संदर्भ में रूल ये होता है कि जैसे ही किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए कह दिया गया कि दोनों को क्या हो जाता है, स्वअर्जित राइट प्रॉपर्टी में प्राप्त हो जाता है जैसे ही उसका जन्म होता है। तो उस स्थिति में अगर कोई पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का अधिकार उस प्रॉपर्टी में आ गया, अब उस पुत्र का विवाह हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी जो पत्नी है उस हिस्से को के आधार पर क्लेम कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो उसका डिवाइडेशन पुत्रों में नहीं किया उसके पिता ने, तो अपने फादर इन लॉ से यानी अपने ससुर से उस संपत्ति के आधार पर मांग सकते हैं। लेकिन अगर ससुर ने स्वअर्जित संपत्ति प्राप्त की है, वहां पर उसकी पैतृक संपत्ति कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं थी, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में वो उससे मांग नहीं सकती, उससे डिमांड नहीं कर सकती। फिर कौन करेगा, फिर उसके माता पिता कर, ठीक है, माता पिता से कर सकती है, अपने बच्चों से कह सकती है, वो तो खैर अलग की बात है। तो पहले जब हम वाइफ की बात करेंगे तो लीगली वेडेड वाइफ आएगी, डिवोर्सेड वाइफ भी आ जाएगी और विडो भी आएगी। अब इसको लेकर के अलग अलग पर्सनल लॉ में अलग अलग प्रकार की बातें हैं, अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं कि जब डिवोर्सेड वाइफ की हम बात करेंगे तो डिवोर्सेड वाइफ में जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है तब तक उसको मिलेगा मेंटेनेंस, या जब तक वो इद्दत पीरियड है, मुस्लिम लॉ में इद्दत पीरियड तक का है, उसकी भी एक कहानी है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रोविजन है। लेकिन एक और बात समझ में आती है, क्या वाइफ में एक महत्वपूर्ण बात और आती है, क्या वाइफ में लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो पश्चिम का है लिव इन रिलेशनशिप का, लेकिन इसका
पालन तो इंडिया में लोग उपयोग तो कर ही रहे हैं। अब उपयोग कर रहे हैं तो लॉ इसको गवर्न करना चाहिए, भाई कोई ना कोई तो कानून होना ही चाहिए। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप की हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई महिला रह रही है तो क्या वो लीगली वेडेड वाइफ की कैटेगरी में आएगी और क्या वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है? ठीक है, क्या वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला और पुरुष दोनों का स्टेटस विवाहित का तो होता नहीं है, वो लिखते तो सिंगल ही है। ठीक है, और लीगली सिंगल लिखने के लिए भी सिंगल लिखने लायक ही होते हैं, मतलब वो विवाहित लिख भी नहीं सकते हैं। तो उसको प्रज्यूम क्या किया जाना चाहिए, लॉ क्या प्रज्यूम किया जाना चाहिए? तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की जब हम बात करेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला और पुरुष रह रहे हैं तो वो कितने समय से रह रहे हैं और वो समाज को दिखा क्या रहे हैं, क्या वो ऐसा प्रदर्शित करना चाह रहे हैं समाज के सामने कि उनको एज हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट किया जाए, भले ही उनकी शादी ना हुई हो। ठीक है, तो अगर वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि हमको जो है पति पत्नी समझा जाए और वो लीगली रह रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला है उसको भी वाइफ की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके संदर्भ में कई केस लॉज हैं। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का केस है। इसके अलावा एस खुशबू वर्सेस कन्हैया बल 2010 का केस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक केस था, उस केस में यह कहा गया कि जब भी लिव इन रिलेशनशिप की बात आए तो लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वो क्या? तो लिव इन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का केस। इसमें यह कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप को क्या होना चाहिए? लीगली वैलिड माना चाहिए। ठीक है, लीगली वैलिड माना जाना चाहिए। लीगली वैलिड माने जाने का मतलब क्या है कि उनको वो जो दो लोग रह रहे हैं उसमें उनको हस्बैंड एंड वाइफ माना जाना चाहिए। ठीक है, भले ही उन्होंने क्या किया हो, उन्होंने जो फॉर्मेलिटी है, जो विवाह का जो औपचारिकता है वो पूरी की हो या ना की। ठीक, इसके अलावा एक अगला केस अगर हम बात करें तो इसके बाद दूसरा केस खुशबू वर्सेस कन्हैया का 2010 का केस है। सेम बात कही गई, इसमें भी वही बात दोहराई गई। कौन सी बात? ये वाली बात, यही बात दोहराई गई। अब ये बात जो दोहराई जा रही है ये क्यों दोहराई जा रही है? प्रश्न ये उठना चाहिए कि ये बात जो ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार दोहरा रहा है, इस प्रकार की बात को बार बार क्यों दोहरा रहा है? ठीक है, एस खुशबू के तो मामले में यही कह दिया गया कि अगर दो अपोजिट सेक्स के लोग एक साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक मैरिड कपल के रूप में देखा जाना चाहिए, उनको हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में देखा जाना चाहिए। और लेकिन उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई कर दी वहां पर कि वो वॉलंटरली होना चाहिए, वो सहमति से रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रह रहे हैं। ठीक, तो अब ये जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो उसका उत्पन्न कहां से होता है? उत्पन्न होती है माली मत कमीशन की रिपोर्ट से। माली मत कमेटी जो है वो उसकी रिपोर्ट आई 2003 में, और माली मत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको क्या कर देना चाहिए? उसको लीगली वैलिड कर देना चाहिए, अर्थात उसके जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनको, मतलब जो कपल रह रहा है, जो पुरुष और महिला रह रही है, उसको हस्बैंड एंड वाइफ की तरह माना जाना चाहिए। अब हस्बैंड एंड वाइफ की तरह माना जाना चाहिए, तो जब हस्बैंड एंड वाइफ की तरह माना जाना चाहिए तो हस्बैंड के जो राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए, और जो ऑब्लिगेशन है उसका ऑब्लिगेशन बेसिकली मेन ऑब्लिगेशन क्या है? मेंटेनेंस का है, वो उसको मिल जाना चाहिए। तो अगर हम
अभी तक की बात करें, अभी एक और केस लॉ की हम बात करेंगे जिसमें कुछ कंडीशंस बताई गई कि अगर उनको लीगली वैलिड कपल माना जाना है, तो कपल के रूप में अगर माना जाना है हस्बैंड एंड वाइफ के रूप, तो क्या कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, तो अभी तक क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है इंडिया में कि कोई लॉ तो नहीं है, कोई लेजिस्लेशन तो नहीं है लिव इन रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स आए हैं, उन जजमेंट्स में अलग अलग प्रकार से ये व्यू प्रकट किया गया है कि उनको लीगली वैलिड कपल माना जाना चाहिए, उनको हस्बैंड एंड वाइफ माना जाना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ अगर माना जा रहा है तो उस स्थिति में जो भी उनके अधिकार और दायित्व हैं सृजित हो रहे हैं, उन अधिकार और दायित्वों को उन पे आरोपित किया जाना चाहिए, उन पे लगाया जाना चाहिए। और वही बात मेंटेनेंस के संदर्भ में यहां आ जाएगी। ठीक, अब एक केस था डी बेलुसैमी वर्सेस डी पैचियामल। इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये केस, इंपॉर्टेंट है। डी बेलुसैमी वर्सेस डी पैचियामल 2010 का जजमेंट है। और इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई कि लीगली जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको लीगली वैलिड होने के लिए, यानी जो महिला और पुरुष रह रहे हैं उनको पति और पत्नी के रूप में मानने के लिए कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। वो बातें इसमें कही गई। वो कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशंस कहा गया कि वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो समाज में कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, और ऐसा वो एक लंबे समय से उसी जीवन शैली में रह रहे हो और अब समाज को ये प्रदर्शित कर रहे हो कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। दूसरा कि वो उनकी जो आयु हो वो लीगली मैरिज होनी चाहिए। वो जो आयु है जो वो लीगल एज होनी चाहिए मैरिज करने की, यानी 21 वर्ष से ऊपर पुरुष होना चाहिए और महिला जो है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो जब इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 देखोगे तो वहां पर जो डिफाइन की गई है, कहा गया कि वयस्क का मतलब क्या होगा। तो वहां पर ये कहा गया जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त कर लेता है वो वयस्क है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3। ठीक, तो वहां पर यहां पर महिला के लिए क्या बताया गया इस केस में कि वो 18 वर्ष से ऊपर हो और पुरुष 21 वर्ष से ऊपर है। अगर इस स्थिति में दोनों हैं और वो समाज को ये शो कर रहे हैं कि वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो दो कंडीशंस ये हो गई कि उनकी आयु होनी चाहिए मैरिज की और दूसरा वो समाज को ये प्रदर्शित कर रहे हो कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। तीसरी कंडीशन जो उसमें बताई गई, ठीक, कि अदरवाइज वो डिस्क्वालिफाइड ना हो मैरिज करने के लिए। अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड ना हो का मतलब क्या है कि अगर वो दोनों हिंदू हैं तो प्रोहिबिटेड डिग्री में ना आ रहे हैं, वो सापेंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। सेक्शन 5 का जब देखोगे 4 और 5, ठीक है, प्रोहिबिटेड डिग्री में ना आ रहे हो, सापेंडा रिलेशनशिप में ना आ रहे हो। वहीं पर अगर हिंदू है तो वो उसकी एक जीवित पत्नी, मतलब एक पत्नी जीवित ना हो, पहले से ही विवाहित ना हो, क्योंकि बाइगैमी हो जाएगी तो लीगली वैलिड कहां रह जाएगा। तो अदरवाइज एलिजिबल क्वालिफाइड होना चाहिए मैरिज करने के लिए। और अगर मुस्लिम है तो खैर अगली साल वो 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन भी कंसेंट कर सकते हैं, वाइफ के कंसेंट से कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो 5वीं अगर शादी वो कर रहे हैं तो वो लीगली क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो जो भी उनकी पर्सनल लॉज की जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल है तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएंगे, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो भी उनको हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में माना जा सकता है। तो पहली कंडीशन कि समाज को शो कर रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो हस्बैंड एंड वाइफ है। दूसरी, एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए उनकी। तीसरी, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए, यानी अदरवाइज क्वालिफाइड होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन जो इस केस में बताई गई डी वेणुस्वामी के केस में, वो क्या थी, वो कि वो कंसेंट से रह रहे हो, वो वॉलंटरली रह रहे हो। ये 4 कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहे हैं और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वहां पर उस महिला का राइट टू मेंटेनेंस एग्जिस्ट हो जाता है। ऐसी बात इस केस में कही थी।
यानी लिव इन रिलेशनशिप में भी मेंटेनेंस प्राप्त हो सकता है। तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह रही जो विमेन है, महिला है, वो भी क्या आ जाएगी, वो भी वाइफ की कैटेगरी में आ जाएगी इस वाले केस के आधार पर। इस वाले केस के आधार पर, इस वाले केस के, और वो 4 कंडीशन फुलफिल की जा रही है। तो अब वाइफ हो गया, किसको मिले, वाइफ को किससे मिलेगा, हस्बैंड से मिलेगा। और कब मिलेगा, जब वाइफ के पास सफिशिएंट मींस नहीं है, पर्याप्त अर्निंग नहीं है कि वो अपने डिग्निफाइड लाइफ को मेंटेन कर सके, अपने गरिमायुक्त जीवन को, अपने गरिमायुक्त जीवन जी सके। उस स्थिति में वो अपने पति से क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। अब पति अगर कमाता ही ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी भी ना हो कोई, तो वही सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू हो जाएगा कि उसके पास सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। अब सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग क्या होंगे, ये अलग अलग कोर्ट में अलग अलग प्रकार की बात की गई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई प्रॉपर्टी है, पैसा है, जॉब है, ये तो क्या है, ये तो अपेरेंट है, दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ है, काम कर सकता है, कमा सकता है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग माना जाएगा कि उसके पास सफिशिएंट मींस है अर्निंग करने के, तो भी वो मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है, किसी के पास जॉब है, वो तो अपेरेंट है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर स्वस्थ है, अब वो कोई काम ना कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाएगी कि मेंटेन करे वो अपने वाइफ को और मेंटेनेंस दे। तो अब जब सेक्शन 125 पढ़ोगे, सेक्शन 125 और जो मेंटेनेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस पे बेस्ड है कि भाई जो हस्बैंड है, जो कपल में से कोई भी पार्टनर है, वो क्या हो, वो आवारा ना होने पाए, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। ठीक है, तो ये इसी पर बेस्ड है 125 का कॉन्सेप्ट। जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक कोटेशन था, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है मेंटेनेंस का, वो बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि जो वाइफ और डिस्कार्डेड पर्सन है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट है कि दूसरे वाले उसको क्या करना, उसको जिम्मेदारियों का एहसास कराना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्यान दिलाना। ठीक है, जस्टिस कृष्णा अय्यर का ये कोटेशन था कि एक तरफ उसका अपलिफ्टमेंट हो इकोनॉमिक, और दूसरा दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं कि भाई हमको ये कर रहा है। ठीक, तो वो बात यहां पर लागू होगी। तो जब वाइफ बात करेंगे, वाइफ अगर अर्निंग कर रही है तो मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग है उसके पास, तो कोई, अगर पति वाइफ नहीं कमा रही है, उसका जीवन यापन करना है, तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। अब हस्बैंड को देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, तो जो भी उसकी डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी हो। अब ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ ना बचे, ऐसा भी नहीं करना। तो एक अमाउंट जो होगा उनके जीवन स्तर के हिसाब से, अब पता चला उनका पहले का जीवन स्तर सामान्य था, अब पता चला मेंटेनेंस मिलना है, तो वाइफ जो है बहुत ज्यादा खर्चे करने लगे डिग्निफाइड लाइफ को मेंटेन करने की, क्योंकि डिग्निफाइड लाइफ अपने आप में क्या है, एक बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है इस कारण को, बहुत ज्यादा इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती है। लेकिन पहले जो जीवन यहाँ पर वो जी रही थी, उस जीवन स्तर की बात डिग्निफाइड लाइफ से मतलब है। ठीक है, बाद में वो एड ऑन करके कुछ बढ़ा नहीं सकती। और अगर हस्बैंड के पास, जैसे मैंने कहा कि वो अगर सफिशिएंट मींस नहीं भी है, अगर वो हष्ट पुष्ट है, कमा सकता है, तो वो भी सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग माना जाएगा। ठीक, अब अगली महत्वपूर्ण बात करें हम क्या, कि भाई चिल्ड्रन को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पत्नी वाली कैटेगरी में इतनी सारी बातें की, तो बच्चे वाली कैटेगरी में भी दो प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। ठीक है, जायज और नाजायज। ठीक है, धर्मज और अधर्मज, कई प्रकार के टर्म प्रयोग किए गए हैं लॉ में इनके लिए। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, तो कौन से बच्चों को पेरेंट्स से मिलेगा, इसके संदर्भ में भी अलग अलग प्रकार के पर्सनल लॉज में अलग अलग प्रकार की बात है, वो हम जब आएंगे तो उसको चर्चा करेंगे। लेकिन जो जायज और नाजायज दोनों प्रकार के बच्चे हैं, दोनों प्रकार के बच्चों को मिलने की, ठीक है, मिलने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दोनों के लिए, बोथ इलेजिटिमेट
लेस्टीमेट, चाहे वो लेस्टीमेट हो और चाहे वो इलेस्टीमेट हो, दोनों के लिए मेंटेनेंस की बात की गई है। अलग अलग पर्सनल लॉज में क्या क्या बातें की गई उसको हम समझेंगे। अब किससे मिलना है? पेरेंट्स से मिलना है। पेरेंट्स में दो लोग आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ या फादर एंड मदर, तो दोनों से मिलना है? नहीं। पिता से भी प्राप्त कर सकते हैं, माता से भी प्राप्त कर सकते हैं। पिता से भी प्राप्त कर सकते हैं और माता से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या दोनों से एक साथ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अगर पिता से प्राप्त कर लिया तो माता से प्राप्त नहीं कर सकते, माता से प्राप्त कर लिया तो पिता से प्राप्त नहीं कर सकते। तो पिता या माता में से किसी न किसी से उसको क्या मिलना चाहिए? मेंटेनेंस मिलना चाहिए, वो बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों की जब हम बात करें तो उसमें पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, लेकिन उसमें मैरिड डॉटर नहीं आएगी। पुत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो मैरिड डॉटर है, जो विवाहित पुत्रियां हैं, वो नहीं आएंगी। वो तब नहीं आएंगी जब वो क्या है, जब उनका विवाह हुआ है तो वो वयस्क हो गई। अगर वो अवयस्क है, विवाह उनका हो गया है लेकिन वो अवयस्क है, तो वो क्लेम कर सकती हैं। उनके पास दोनों ऑप्शन है, वो हस्बैंड से भी क्लेम कर सकती है और वो पेरेंट्स से भी क्लेम कर सकती है, लेकिन मिलेगा नहीं किसी। ठीक है, मेंटेनेंस की बात की बोले। ठीक है, अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उस स्थिति में भी पेरेंट्स से मांग सकती हैं, लेकिन अगर वयस्क हो गई है और विवाहित है तो उनको मेंटेनेंस की बात नहीं होगी, यानी मेंटेनेंस उनको नहीं मिलेगा, वो पेरेंट्स से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। बाकी लेस्टीमेट और इलेस्टीमेट दोनों को नेक्स्ट वो मिलेगा। ठीक, पेरेंट्स में जैसा आपने बताया फादर और मदर दोनों से मांग सकते हैं और एक कोई भी देने के लिए बाध्य है अगर उसके पास सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग है। अगली महत्वपूर्ण बात करें जो पेरेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया, तो क्या पेरेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में दिया गया? ठीक है, पेरेंट्स के लिए क्या सभी धर्मों में वो दिया गया, मेंटेनेंस की बात की गई? तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखोगे तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का जो पहला पार्ट है सेक्शन 17 तक, वो तो बात करता है एडॉप्शन से, और 18 से लेकर के 28 तक, 28 की सेक्शंस हैं उसमें, 18 से लेकर के 28 तक के जो प्रावधान है वो बात करते हैं मेंटेनेंस की, और उसमें 18, 19, 20 ये जो है बात करते हैं मेंटेनेंस की, किसको मिलना चाहिए किसको। तो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से, चाहे वो पुत्र हो और चाहे वो पुत्री हो, दोनों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अगर किसी के पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो पुत्री से मांग सकता है अगर सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग है उसके पास। ठीक है, अब पता चला एक पेरेंट के कई पुत्र हैं, तो क्या सबसे मांग सकता है? किसी से भी मांग सकता है, पेरेंट मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। एक 2014 का केस था, मीना का केस करके, मीना केस के नाम से चर्चित है। उस में ये कहा गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुत्र की वो अपने माता पिता का भरण पोषण करे, और वो लीगल ऑब्लिगेशन का जो उत्पन्न हो रहा है वो कहां से हो रही है? सेक्शन 125 सीआरपीसी से हो रही है। वो रिस्पेक्टिव रिलीजन, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन 125 सब पे लागू हो रहा है। 125 उस पर बाध्य कर रही हो, कर रही है वो उसके अपने माता पिता को भरण पोषण करे। तो पेरेंट्स में, ठीक है, पेरेंट्स भी अपने उससे मांग सकते हैं अगर वो उनके पास अर्निंग के पर्याप्त साधन नहीं है, अर्निंग्स नहीं कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट है, तो उस स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों से मांग सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कि कौन मांग सकता है, किससे मांग सकता है, किस स्थिति में मांग सकता है। अब जो अगली महत्वपूर्ण बात, तो अब हम समझेंगे कि जो स्पेशल ये जो मेंटेनेंस को लेकर के अलग अलग लॉज में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, उनके कौन से लॉज में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, और इन सारे जो लॉज हैं इन सबकी जननी क्या है? जननी है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसका जो क्लॉज 3 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई
Nothing in this article shall prevent the state for making special laws for the women and children. महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य अलग से कानून बना सकता है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और उस विशेष प्रावधान के अंतर्गत ही मेंटेनेंस का जो जन्म है वो हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इतनी जगह पर मेंटेनेंस की बातें आती हैं प्रोविजन वाइज अगर हम देखेंगे। तो सबसे पहले सीआरपीसी में अगर हम देखेंगे तो सीआरपीसी में सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक के प्रोविजंस इसमें आते हैं। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात की गई है सेक्शन 25 में, 125 में। प्रोसीजर क्या होगा उसको प्राप्त करने का? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई आदेश कर सकता है, उसको अगर ऐसा प्रतीत होता है कि सफिशिएंट मींस नहीं है अपना जीवन यापन करने के लिए तो कर सकता है। प्रोसीजर की बात 126 में की गई है। 2127 कहता है कि एल्टरेशन इन अलाउंसेस, जो मेंटेनेंस के अलाउंसेस हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि एक बार 500 रुपए अगर तय हो गया तो ये आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा कंटिन्यू वही करता रहे। तो परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और उसके एग्जीक्यूशन की जो बात है वो उसके एग्जीक्यूशन की बात सेक्शन 128 सीआरपीसी में की गई, इसको अलग प्रकार से डिटेल में समझेंगे। दूसरा अगर हम बात करें हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ में अपने आप से कई लॉ आते हैं, कई विधियां आती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू मैरिज एक्ट। कब का है? 1955। तो 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक। और इसमें बेसिकली अगर इसमें हम सेक्शंस की बात करें, कौन कौन सी सेक्शंस इसमें आएंगी, तो सेक्शन 24 एंड सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 और धारा 24 और धारा 25 मेंटेनेंस से संबंधित प्रावधान करती हैं। इसके अलावा जब मेंटेनेंस को हम यहाँ पर समझेंगे तो कुछ और सेक्शंस का हमको उल्लेख यहाँ पर करना पड़ेगा। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, ठीक है। वो क्या है उसको हम अलग से समझेंगे। दूसरा लॉ हिंदू लॉ में जो मेंटेनेंस की बात करता है वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें जब हम प्रोविजंस की बात करेंगे, इसमें हम कौन से प्रोविजंस को समझेंगे, तो इसमें सेक्शन 18, 19 एंड 20, इसमें हम 3 प्रावधानों को समझेंगे। धारा 18, धारा 19 और धारा 20, ठीक है। वहीं पर अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें, मुस्लिम लॉ में जिसको हमको समझना है, तो मुस्लिम लॉ में हम समझेंगे 2 चीजें। पहला, जो शाहबानो केस है, शाहबानो केस है 1985 का वो, और दूसरा हम समझेंगे कि जो मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट, राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। इन दोनों के दायरे में हम मुस्लिम लॉ में समझेंगे कि मुस्लिम लॉ में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। वहीं पर जब हम क्रिश्चियन लॉ की बात करेंगे, तो क्रिश्चियन लॉ में जो इंडियन डिवोर्स एक्ट है, क्रिश्चियन लॉ में जब हम बात करेंगे तो क्रिश्चियन लॉ में हम समझेंगे किसके माध्यम से, हम समझेंगे जो इंडियन डिवोर्स एक्ट है, इंडियन डिवोर्स एक्ट है। हालांकि जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसमें इस प्रकार की बात, मेंटेनेंस की बात नहीं आई है। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में जो प्रावधान किए गए हैं मेंटेनेंस के संदर्भ में, वो क्रिश्चियन लॉज पे एप्लीकेबल होते हैं, क्रिश्चियंस पे एप्लीकेबल होते हैं, तो उसके दायरे में हम उसको समझेंगे। वहीं पर जैसा कि हमने बताया कि भाई क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी काम कर रहा है, लेकिन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में उस प्रकार की मेंटेनेंस की कोई बात नहीं की गई है, तो इंडियन डिवोर्स एक्ट 1969 से वो कवर्ड होगा। पारसी लॉ की अगर हम बात करें, पारसी के संदर्भ में, पारसियों के संदर्भ में, तो द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, द पारसी
मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, ये पारसियों के संदर्भ में मेंटेनेंस से संबंधित प्रावधान करता है। वहीं पर स्पेशल मैरिज एक्ट जो ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, उनके लिए जो काम होगा, उनके लिए जो मेंटेनेंस की बात होगी, उनके लिए जो भरण पोषण का प्रावधान किया गया है वो स्पेशल मैरिज एक्ट से होगा। ऐसे लोगों की कैटेगरी में विशेष रूप से कौन आएगा? विशेष रूप से जो नास्तिक है, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो आएंगे। ठीक है, जो नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो आएंगे। और इसके अलावा और धर्मों की जो लोग हैं, उनके लिए अगर कोई लॉ नहीं है, जहां पर मेंटेनेंस के संदर्भ में प्रावधान नहीं है, वहां पर उसको गवर्न किससे किया जाएगा? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से किया जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 37, स्पेशल मैरिज एक्ट की सेक्शन कौन सी? सेक्शन 37, सेक्शन 37। वहीं पर अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का आया, इसमें इसकी जो सेक्शन है, इसकी सेक्शन 23, ठीक है, इसकी धारा 23 में बात की गई है मेंटेनेंस के संदर्भ में प्रावधान किए गए सेक्शन 23। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट और इंडियन डिवोर्स एक्ट। इंडियन डिवोर्स एक्ट की अगर हम बात करें क्रिश्चियन लॉ के संदर्भ में, तो इसमें भी कुछ बेसिकली कुछ प्रोविजंस ही आते हैं। पूरा का पूरा एक्ट के संदर्भ में हम बात नहीं करेंगे, इसमें कुछ एक्ट की बात करेंगे, कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे, और वो प्रोविजंस बेसिकली सेक्शन 36, 37 और 38। यहाँ पर जो इंडियन डिवोर्स एक्ट है, इसके भी 3 प्रावधान आएंगे। कौन कौन से? सेक्शन 36, सेक्शन 37 और सेक्शन 38। 3 प्रावधान इसमें क्रिश्चियन लॉ में। पारसी लॉ की अगर हम बात करेंगे तो पारसी लॉ में केवल एक सेक्शन जो है हमारे मतलब का है वहां पर, वो है कौन सा? सेक्शन 40, धारा 40। अब ये सारे इतने सारे प्रोविजंस हैं मेंटेनेंस को लेकर के पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो भारत में जो भरण पोषण से संबंधित प्रावधानों की बात की गई है, वो इतने सारे प्रावधानों की बात की गई है। और मेंटेनेंस पर्सनल लॉ का टॉपिक है, लेकिन इसको क्रिमिनल लॉ में भी जगह दिया गया है। ये सब्सट्रैक्टिव रूल्स हैं, और सब्सट्रैक्टिव रूल्स की अगर हम बात करें तो क्या ये तो 1973 के सीआरपीसी है हमारे पास, तो क्या 1898 की जो सीआरपीसी 1898 की जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, क्या उसमें भी इस प्रकार की बात की थी? हाँ, उसमें भी इस प्रकार की बात थी। तो अगर हम सीआरपीसी 1898 की बात करें तो सीआरपीसी 1898 में भी इस प्रकार के प्रावधान की बात की गई थी, और वो बात कहां पे की गई थी? सेक्शन 488 में। सीआरपीसी जो 1898 की सीआरपीसी थी, उसमें धारा 488 जो है वो मेंटेनेंस से संबंधित प्रावधान करती थी। अब वन बाय वन हम समझेंगे कि भाई है क्या, इस प्रकार की बातें क्या है। तो जब सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक की हम बात करेंगे तो 125 ये 4 सेक्शंस में सारी बातें कर दी गई। तो इन 4 सेक्शंस में जब हम सीआरपीसी के चारों सेक्शंस की बात करें तो पहली चीज सेक्शन हमारा 125 वो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात करता है कि भाई मेंटेनेंस कब दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो जब कोई, हमने वैसे पहले ही बता दिया कि किसको मिलेगा, वाइफ्स को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा और पेरेंट्स को मिलेगा। इन तीनों की बात सेक्शन 125 सीआरपीसी में कर दी गई। किनको मिलेगा, कौन देगा? जैसा हमने बताया था वो सारे लोग देंगे, जो अभी जिक्र हुआ था, हस्बैंड देगा, पेरेंट्स देंगे और चिल्ड्रन देंगे, सन एंड डॉटर दोनों देंगे। ठीक, कब देंगे? जब उनके पास अपनी जो है जीवन यापन करने के, गरिमायुक्त जीवन यापन करने के उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, तो उस स्थिति में करेंगे। पर्याप्त साधन है या नहीं है ये कौन तय करेगा? ये न्यायालय तय करेगा। और इस प्रकार का ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात जो की जाएगी वो कब नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, तो इसके संदर्भ में छोड़ दिया गया कि भाई ये पर्सनल लॉ से गवर्न होगा कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा।
जनरली अगर हम कुछ परिस्थितियों की बात करें तो उस परिस्थिति में मेंटेनेंस नहीं मिलता है। जैसे अगर पत्नी, ठीक है, और वो कब मांग सकती है और कब नहीं मांग सकती है। तो अगर पत्नी जारता की स्थिति में रह रही है, अनचेस्ट है उसका कैरेक्टर, तो उस स्थिति में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। अगर ऐसा प्रूफ कर दिया जाता है तो वो मेंटेनेंस प्राप्त नहीं होगा। वहीं पर कुछ परिस्थितियों में वो पति से मेंटेनेंस मांगने की हकदार नहीं है। कौन सी परिस्थितियां हैं? जब पति क्या कर दे, तलाक दे दे और वो क्या कर ले, वो रीमैरिज कर ले, दूसरी विवाह कर ले, दूसरा विवाह कर ले, उस स्थिति में वो देने के लिए लायबल नहीं है। और इसके अलावा अगर बात हम करें तो अगर पति ने डिजर्ट कर दिया है, डिजर्टर है, ठीक है, या उसको हम इस प्रकार से देख लें कि ड्यूरिंग द सेपरेशन, जब हम हिंदू लॉ की बात करेंगे तो खैर उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ब्रॉडली इसको समझ लेते हैं 125 सीआरपीसी में क्या बात है। तो किसको मिलेगा, कौन देगा, ठीक है, कब देगा, ये सफिशिएंट मींस नहीं होंगे। तो वहीं पर सेक्शन 126 क्या कहती है, प्रोसीजर बताती है कैसे मिलेगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जाएगी जिसको लेना है मेंटेनेंस, ठीक है, और कहेगा मेरे पास सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग नहीं है, और जो हम सामने वाला व्यक्ति है उसके पास सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग है, तो उससे मुझको मेंटेनेंस चाहिए। और तो वहां पर उसको अगर रीजन होता है, रीजन टू बिलीव होता है कि हाँ सफिशिएंट मींस नहीं है, तो उस स्थिति में उस प्रकार का आदेश दे सकता है। कितने मेंटेनेंस का आदेश दे सकता है, तो 2001 तक, ठीक है, वो 500 रुपए मैक्सिमम लिमिट तय की गई थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया 2001 के बाद। 2001 तक वो एज इट इज एप्लीकेबल थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। 126 जब 127 की बात आएगी तो 127 में अल्टरेशन ऑफ इन अमाउंट की बात की गई है। जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो परिवर्तित हो सकता है। अब परिवर्तित हो सकता है मतलब कि जैसे परिस्थितियां हो सकती है, हो सकता है एक बार 500 रुपए तय हुआ हो तो क्या हर बार 500 मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो इसके लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकती है कि भाई आवश्यकताएं ज्यादा है तो उसके लिए बढ़ा दिया जाएगा। 27 की बात की गई है। अब एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो मेंटेनेंस की बात सीआरपीसी में की गई है, सीआरपीसी में दो प्रकार के मेंटेनेंस की बात की गई है, ठीक है। सीआरपीसी में दो प्रकार के मेंटेनेंस की बात की गई है। पहला जो मेंटेनेंस दिया जाएगा वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स दिया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस इसको कर सकते हैं, और दूसरा फाइनल मेंटेनेंस, ठीक है। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब बेसिकली क्या कि भाई जब तक वो केस चल रहा है तब तक के लिए जो खर्चा है वो देने की बात की गई है। और वहीं पर जो फाइनल मेंटेनेंस है वो जब तक वो डिवोर्स के बाद या सेपरेशन होने के बाद जब वो उस दशा में रह रही है, जब तक उसने दूसरा विवाह नहीं किया है, तब तक वो जो मेंटेनेंस मिलेगा वो दूसरा प्रकार का मेंटेनेंस होगा। पेंडेंट लाइट जो इंटरिम निर्वाह होता है, जो अंतरिम गुजारा भत्ता होता है, उसके लिए पेंडेंट लाइट शब्द का प्रयोग करते हैं कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी दिया जाएगा। 128 में एग्जीक्यूशन बता दिया गया, अगर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा वो जो आदेश दिया गया मेंटेन करने का, मेंटेनेंस देने का, और मेंटेनेंस कोई नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में कोर्ट क्या कर सकता है, उसके ऊपर फाइन लगा सकता है और 1 महीने तक की सजा भी उसको दे सकता है कि अगर वो नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की बात सेक्शन 128 में कर ली है। इसको डिटेल में हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 24 की जब हम बात करेंगे, इंटरिम मेंटेनेंस की बात की गई है, और सेक्शन 24 में इंटरिम मेंटेनेंस की बात की गई है, और 25 जो है बात करती है परमानेंट मेंटेनेंस की। और परमानेंट मेंटेनेंस तब तक जब तक वो जीवित है, फुल टाइम के लिए, लेकिन वो दूसरा विवाह नहीं करती है। दूसरा विवाह करेगी तो उसका राइट टू मेंटेनेंस यहां पर खत्म। अब एक बात और यहां पर एग्जिस्ट होती है, उत्पन्न होती है, वो ये कि वो मेंटेनेंस की हकदार महिला कब होगी या पत्नी मेंटेनेंस की हकदार कब होगी, जब वो पति के साथ रह रही हो या पति से अलग रह रही हो, हस्बैंड से साथ रह रही हो या हस्बैंड से अलग रह रही हो। क्या वो हस्बैंड से अलग रह रही है और फिर भी उसको राइट टू मेंटेनेंस एग्जिस्ट करता है, वो मांग सकती है, ठीक है। क्या उस समय मांग सकती है, नहीं मांग सकती है। और दूसरी बात कि जब वो साथ रह रही है तो मिलेगा ही मिलेगा सब्सटेंस,
ठीक है, सब्सिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा पूरे जीवन की। तो जब हम इसकी बात करेंगे, ये तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की बात की गई है यहाँ पे, जब तक कोर्स चल रहा है तब तक देने की बात है, इंटरिम कंपनसेशन की बात की गई है, ठीक है। पेंडेंट लाइट शब्द इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, पेंडेंट लाइट। इंटरिम कंपनसेशन भी कहा जाता है इसको, इंटरिम मेंटेनेंस भी कहा जाता है इसको। तो ये सारी चीजें 120 सेक्शन 25 जो है वो परमानेंट एलिमनी और परमानेंट मेंटेनेंस की बात करता है। तो ड्यूरिंग द हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ड्यूरिंग द सेपरेशन भी मिल सकता है, लेकिन वो सेपरेशन किस कारण से हुआ हो इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कुछ दिए गए हैं। क्या वो वैध मैरिज में मिलेगा या अवैध मैरिज में भी मिल सकता है। जैसा अभी हमने जब वाइफ की बात हमने की थी तो हमने कहा था लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए। अगर वाइड मैरिज है तो क्या मेंटेनेंस का राइट एग्जिस्ट होता है, और अगर वाइडेबल मैरिज है तो क्या मेंटेनेंस का राइट एग्जिस्ट होता है नहीं होता है। वाइड मैरिज में मेंटेनेंस का राइट एग्जिस्ट होता है नहीं होता है, वाइडेबल मैरिज में एग्जिस्ट होता है नहीं होता है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। 125 जब हम बात करेंगे तो पहली चीज सेपरेशन के दौरान मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो सेपरेशन के दौरान मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस कुछ हैं, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। वो कंडीशंस क्या होती हैं। पहली, वो जो सेपरेशन है वो किस कारण से हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, किसी जेन्युइन रीजन से हो रहा है। सेपरेट रह से पति क्रूएल्टी करता था इसलिए वो अलग रह रही, पति ने दूसरा विवाह कर लिया है तो वो अलग रहने लगे, ठीक है। पति किसी और औरत को बिना शादी किए अगर घर पे रख रहा है उसी स्थिति में तो वो अलग रह सकती है। पति ने किसी और धर्म में कन्वर्जन कर लिया है तो उस स्थिति में वो सेपरेट होकर के मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, ठीक है। उसको लेप्रोजी कोई इस प्रकार का रोग है, ठीक है, वेनरल डिजीज इसको बोलते हैं, तो उस स्थिति में भी वो सेपरेट रह सकती है। तो ऐसे करके कई कारण बताए गए हैं। इस कारण से अगर वो सेपरेट रह रही है तो उस स्थिति में उसको मेंटेनेंस का जो राइट है वो उत्पन्न हो जाता है, वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। अब मेंटेनेंस के लिए जब क्लेम किया जाएगा तो 2-3 बातें हिंदू मैरिज एक्ट में हमको और समझना है। वो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये क्या होता है। इसके लिए अगर किसी जेन्युइन रीजन से वो अलग नहीं है, ठीक है, ऐसे ही अलग रह रही है और पति ने रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की है और फिर भी वो उसके घर को आने के लिए तैयार नहीं है, डिनाई कर देती है, तो उस स्थिति में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा बिना किसी कारण के, ठीक है। और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का जो कंसेप्ट है सेक्शन 9 का हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके तहत अगर एप्लीकेशन की गई है कि भाई हाँ वो ले जाने के लिए तैयार है लेकिन वो नहीं जा रही है, तो उस स्थिति में मेंटेनेंस का राइट एग्जिस्ट नहीं होता। वहीं पर सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई और जुडिशियल सेपरेशन वो किसी जेन्युइन ग्राउंड पे हुआ है, जो अभी हमने बात की, इसके अलावा कुछ भी ग्राउंड्स और ग्राउंड्स लगे हैं, तो उसके आधार पर उसको मेंटेनेंस मिल जाएगा। 11 की बात करें, सेक्शन 11, तो क्या वाइड मैरिज में इस प्रकार की बातें एग्जिस्ट होती हैं। क्या वाइड मैरिज में इस प्रकार की बातें एग्जिस्ट होती हैं। तो वाइड मैरिज में मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, वाइडेबल मैरिज में मिल सकता है, ठीक है। 13 में डिवोर्स की बात की गई है, तो डिवोर्स के बाद जब तक वो शादी नहीं करती है तब तक मिल सकता है। अगर म्यूचुअली दोनों ने क्या कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है कि डिवोर्स करेंगे लेकिन इसके बाद हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, वो एग्री हो जाती है सेकंड पार्टी, तो उस स्थिति में भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे प्रोविजंस जो है हिंदू मैरिज एक्ट में किए गए। अब सेक्शन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करें तो जैसा हमने पहले कहा, एडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 17 तक है और 18 से लेकर के 28 तक जो प्रोविजंस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है वो किससे है, मेंटेनेंस से संबंधित है। तो उसमें सेक्शन
18 अगर हम बात करें धारा 18, 19 और 20, ये 3 धाराएं जो है वो मेंटेनेंस की बात करती हैं। तो जब हम मिल्ट्री एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में देखेंगे तो 18 जो है वो किसकी बात करती है? हस्बैंड से, कि भाई वाइफ के लिए है कि वाइफ का क्या कर सकती है, वाइफ अपने हस्बैंड से मांग सकती है मेंटेनेंस, इस प्रकार की बात कही गई, या ये एक ऑब्लिगेशन हस्बैंड के ऊपर डाला गया टू मेंटेन हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मेंटेन करने का उसके ऊपर, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसकी लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर। अब जीवन भर चाहे वो डिवोर्स के बाद हो, जब तक वो दूसरी शादी ना करे, और चाहे वो रहते हुए सबसिस्टेंस मेंटेनेंस की बात आए, ठीक है, जीवन विवाह की बात आए, वो दोनों स्थिति। 19 वहीं पर बात करती है किसकी? हिंदू विडो जो है, जो विडो है, ठीक है, विडो है, उसका ये राइट है, राइट टू मेंटेनेंस प्राप्त करने का, किससे? फादर इन लॉ से, फादर इन लॉ से वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, ठीक है। किस स्थिति में प्राप्त कर सकती है? जब इसके पास जो डिसीज्ड हस्बैंड है उसका, उसकी संपत्ति से प्राप्त करेगी। अगर उसकी संपत्ति नहीं है तो फादर इन लॉ के पास अगर सफिशिएंट मींस का मतलब यहां पर कि पैतृक जो संपत्ति है, कॉपर्सिनरी प्रॉपर्टी है, तो प्राप्त कर सकती है, वरना नहीं प्राप्त कर सकती। अगर स्वार्जित प्रॉपर्टी है तो उसमें प्राप्त नहीं कर सकती है, ठीक है, कॉपर्सिनरी प्रॉपर्टी से प्राप्त कर सकती है। और उस स्थिति में क्या हो सकती है? फिर वो अपने माता पिता से प्राप्त करने की हकदार हो जाएगी। 19 और सेक्शन 20 जो है वो बात करता है किसके संदर्भ में? जो बच्चों के भरण पोषण के लिए, चिल्ड्रन के भरण पोषण के लिए प्रावधान करता है कि भाई जो चिल्ड्रन है, अब वो चाहे पहले ही हमने बता दिया, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, दोनों स्थितियों में दोनों प्रकार के बच्चों को प्राप्त जो मेंटेनेंस है वो प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्या कि क्या स्टेप मदर जो है, चिल्ड्रन को जो मेंटेनेंस मिलना है किससे मिलना है? पेरेंट्स से मिलना है। चिल्ड्रन को किससे मिलना है? पेरेंट्स से मिलना है। तो पेरेंट में क्या जो स्टेप मदर है, सौतेली माता है, उससे प्राप्त कर सकता है, या एडॉप्टिव पेरेंट है, एडॉप्टिव मदर है, तो क्या उससे प्राप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई चिल्ड्रन माता पिता से तो मांग नहीं सकते हैं। अगर सौतेली माता है और वो चाइल्डलेस है तो उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 20 में जो बात की गई है इसमें, तो माता पेरेंट्स में इसमें स्टेप मदर भी आएगी। सेक्शन 20 में जो चिल्ड्रन की बात की गई, इसमें पेरेंट्स की जो बात की गई, पेरेंट्स से मांगेगी, उसमें स्टेप मदर भी आएगी। इसमें एडॉप्टिव पेरेंट्स, एडॉप्टिव फादर एंड मदर भी आएंगे, उनसे चिल्ड्रन मांग सकते हैं, सौतेली माता से भी मांग सकते हैं, लेकिन वो चाइल्डलेस होनी चाहिए। सेक्शन 50 में स्टेप फादर भी आएगा, हाँ स्टेप फादर भी आएगा, स्टेप फादर से भी मांग सकता है, वही बात है जो, ठीक है, उस स्थिति में होती है। अब स्टेप फादर है तो उसकी माता तो होगी ही, तो अपनी माता से मांग सकता है, तो इसलिए दोनों से मांगने का प्रावधान किया गया कि माता और पिता दोनों से मांग सकते हैं उस स्थिति में, ठीक। तो 18, 19 और 20 वही बातें हैं जो अभी हमने बात की थी, कौन किससे मांगेगा, कितना मांग सकता है, कम मांग सकता है। लेजिटिमेट अगर बात करें, लेजिटिमेट दोनों मांग सकते हैं, लेकिन अगर वो विवाहित पुत्री है और वो वयस्क है तो उस स्थिति में वो माता पिता से नहीं, वो हस्बैंड से क्लेम करेगी। और अविवाहित विवाहित है लेकिन वो माइनर है, तो उस स्थिति में माइनर कौन होगा और मेजर कौन होगा? तो सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 वो बताती है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के मेजर, यानी 18 वर्ष से कम आयु की है तो वो क्या है, वो अपने पेरेंट्स से मांग सकती है, और उससे ज्यादा है, मैरिड है तो नहीं मांग सकती। और जो अनमैरिड डॉटर है उनको तो अपने पेरेंट्स से ही मांगने का अधिकार है, ठीक। पुत्र की बात करें तो पुत्र भी जब तक क्या है, वो अवयस्क है, और या जब तक उसके पास कमाई के संसाधन नहीं है, अगर कमाने के संसाधन है तो वो उस स्थिति में नहीं मांग सकता। लेकिन अगर वो सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग नहीं है उसके पास तो वो क्लेम कर सकता है, मांग सकता है, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कमा सकता है लेकिन फिर भी वो नहीं कमा रहा है तो क्या मांग सकता है?
तो क्या वो मान सकता है? अगर वो कमाने लायक है और कमाने की पोजीशन में होते हुए भी वो नहीं कमा रहा, तो क्या उस स्थिति में मान सकता है? नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इसकी जो पर्पज है इसका, बेसिकली जो लायक नहीं है उसको करना, जो उस हैसियत में नहीं है कमा सकता हो, उसके लिए बात की गई है। ठीक है, तो अगर वो कमाने की स्थिति में है तो उस स्थिति में पेरेंट्स से वो क्लेम नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं मोहम्मदन लॉ में। मोहम्मदन लॉ में जैसा हमने बताया, तो साहबानो का केस और दूसरा मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट, राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। ठीक है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का। इसके पीछे एक पॉलिटिकल स्टोरी है। पॉलिटिकल स्टोरी क्या है कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम 1985 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस वाले केस में था क्या कि इसके पहले 1985 के पहले, इस जजमेंट के साहबानो केस के पहले, मुस्लिम लॉ में जो मुस्लिम औरतें होती थी उनको जो मिलता था मेंटेनेंस, वो इद्दत काल तक मिलता था। इद्दत काल पता ही होगा जो मुस्लिम लॉ पढ़ा है। ठीक है, इद्दत काल तक उसको मिलता था। बताने की आवश्यकता हो तो बता दें इद्दत काल क्या होता है। तलाक के बाद जो समय, हाँ, तलाक के बाद का जो समय होता है वो इद्दत काल होता है, वो इद्दत का समय होता है, जब तक वो क्या हो, रीमैरिज, मतलब दोबारा मैरिज ना करे। ठीक है, मतलब जनरली अगर तुम कह रहे कि ऐसा भी हो सकता है कि इद्दत के काल के बाद वो जब तक दूसरी मैरिज करे उसके बाद भी समय हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इद्दत काल का बेसिकली मतलब 3 महीने और कुछ स्थिति में 4 महीने। ठीक है, 4 महीने 10 दिन ऐसा करके है, वो अलग अलग पीरियड है इद्दत काल का। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि इद्दत काल तक ही जो मेंटेनेंस है वो मिल सकता है मुस्लिम महिलाओं को 1985 से पहले। 1985 में साहबानो का केस आया, साहबानो ने केस फाइल किया। तो साहबानो के केस में ये जजमेंट में ये कहा गया कि भाई पति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तब तक है मेंटेनेंस देने की जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती। अब वो इद्दत काल तक है या इद्दत काल के बाद तक है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जब तक उसने दूसरी शादी नहीं की। ये जो है एक डेवलपिंग कॉन्सेप्ट जो है साहबानो के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन जैसे ही ये जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे, इसके अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन होने लगे जगह जगह पर। अब विरोध प्रदर्शन होने लगे तो सबसे ज्यादा खतरा था सरकार को, क्योंकि सरकार को लेने ही होते हैं वोट। तो सरकार को लगा कि भाई ये अच्छा अवसर है वोट बटोरने का, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के कम्युनिटी के वोट बटोरने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। तो उसने उस अवसर पर क्या किया, एक एक्ट पास किया, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसका नाम तो था मुस्लिम महिलाओं के जो डिवोर्स संबंधी अधिकार है उनकी रक्षा करना, लेकिन ये रक्षा कहीं से नहीं हो रही है। ये जस्ट नाम कुछ और है, कंटेंट अंदर कुछ और है। ठीक है, और बेसिकली इसकी हम बात भी करेंगे तो इसकी 2 सेक्शंस की बात करेंगे। इस एक्ट के 2 सेक्शंस की हम बात करेंगे, और 2 सेक्शंस कौन कौन सी हैं, सेक्शन 3 एंड 4। इन 2 धाराओं की बात हम करेंगे, ये 2 धाराएं हमारी रिलेवेंट है। तो जो साहबानो के केस में जो जूरिस्प्रूडेंस अप्लाई किया था, जो नया डेवलपिंग कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को पलटते हुए सरकार ने कहा नहीं, इद्दत काल तक ही देने की जरूरत है। सेक्शन 3 इसकी कह रही है। सेक्शन 3 जो इस एक्ट की धारा 3 है, वो क्या कह रही है, क्या प्रोविजन कर रही है कि केवल और केवल इद्दत काल तक ही देने की आवश्यकता है, उसके बाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी उसके बाद देने के लिए मेंटेनेंस देने को रोक दिया गया। जो बात इसमें कही गई थी उसको पलट दिया गया। और इसके साथ ही साथ एक बात और जोड़ी गई सेक्शन 4 के द्वारा। वो क्या था, वो एक प्रकार से इसको बैलेंस करने का प्रयास किया गया। उसमें यह कहा गया कि इद्दत काल के बाद और दूसरी शादी तक, या जब तक अगर वो दूसरी शादी नहीं करती तो पूरे जीवन भर वो मेंटेनेंस किससे प्राप्त करेगी, तो उसने कह दिया गया कि भाई वो मेंटेनेंस प्राप्त करेगी उन
लोगों से जो उसकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो उस महिला की प्रॉपर्टी को उसके मरने के बाद प्राप्त करेंगे, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनसे मेंटेनेंस प्राप्त करें। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो अपने माता पिता से प्राप्त करें। इद्दत काल के बाद की बात कर रहे हैं, अपने माता पिता से प्राप्त करें। अगर माता पिता भी नहीं है तो जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से क्लेम करें, वक्फ बोर्ड प्रोवाइड करे। यानी हस्बैंड की लायबिलिटी तो खत्म कर दी, सेक्शन 3 के तहत केवल इद्दत काल तक है। उसके बाद दुनिया भर की चीजें ऐड कर दी कि भाई उनसे कर सकती, उनसे कर सकती, उनसे कर सकते। और इसका मतलब क्या था, ये किसी से नहीं कर सकती। एक प्रकार से बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया, एक प्रकार से खाना पूर्ति करने का प्रयास किया सेक्शन 4 के तहत कि भाई चीजें बैलेंस्ड हो जाए, लेकिन वो बैलेंस्ड हुई नहीं। ठीक, और ये वाली बात चलती रही कब तक? 2001 तक। एज इट इज 2001 तक, 1986 से लेकर के 2001 तक ये ऐसी ही स्थितियां चलती रही। उसके बाद क्या आता है? एक केस आता है डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें एक बार फिर चतुराई दिखाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और एक बढ़िया सी बात निकाल करके वो सामने लेकर के आए, बढ़िया सा इंटरप्रिटेशन किया। और इसको, इस इंटरप्रिटेशन को बड़ा गोल्डन इंटरप्रिटेशन की कैटेगरी में रखेंगे। बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया उन्होंने। कहा, इसमें कहा क्या गया कि भाई हम इस जो एक्ट है, जो एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ने, इस एक्ट के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहे। हम इस एक्ट के दायरे में रहकर ही ऐसी बात करेंगे जिससे जो साहबानो केस में जो बात की गई थी वो पूरी हो जाए। क्या कहा इसमें? कहा कि भाई पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इद्दत काल तक है, लेकिन वो अमाउंट पूरे जीवन भर के जीवन निर्वाह के लिए भी दे सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है उसमें कि इद्दत काल तक देना है तो इद्दत काल तक ही भरण पोषण का अमाउंट वो दे। अमाउंट की बात की, वो अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। अगर इद्दत काल तक 50,000 की जरूरत है तो 50,000 देने की जरूरत नहीं है। वो इद्दत काल में रहते हुए 5 लाख भी दे सकता है, जिसमें उसका पूरा जीवन पार हो जाए। इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन की बात कही और इसकी भी बात रखी और अपने जजमेंट की भी बात रख ली। ठीक है, कहा कि भाई ये कतई, ये वाली एक्ट की सेक्शन 3 ये कतई बात नहीं कहती है कि इद्दत काल तक तो देना है, लेकिन इद्दत काल तक अमाउंट कितना देना है ये कोई निश्चित नहीं किया गया। अमाउंट कितना देना है, अमाउंट वो इद्दत काल तक के सर्वाइवल का होगा या इद्दत काल के बाद का सर्वाइवल का होगा। तो उसमें कहा कि इद्दत काल के बाद का भी सर्वाइवल का अमाउंट इद्दत काल के पहले ही देना पड़ेगा। वो वाली बात डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हो गई। समझ में आ गया होगा कि अमाउंट तो पहले भी दे सकता है, हो सकता है बाद में उसकी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, बाद में ना दे, लेकिन वो इतना अमाउंट पहले ही दे दे कि उसका जीवन पार हो जाए, तो बाद में आवश्यकता ना पड़े। ठीक, तो वो इंटरप्रिटेशन किया और सेक्शन 4 के संदर्भ में कहा कि भाई हाँ, सेक्शन 4 भी अपने आप में एक बैलेंस करने का ही प्रयास है कि वो वक्फ बोर्ड अपने माता पिता और जो उनकी प्रॉपर्टी को हायर करने वाले हैं उन व्यक्तियों से क्लेम कर सकती है। वो तो खैर अलग की बात है, उसके बाद की बात है। तो ये मुस्लिम लॉ में अभी तक का ओवरव्यू यही है कि वो इद्दत काल तक ही क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, लेकिन इद्दत काल में वो कोई भी रकम, मतलब जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है, वो प्राप्त कर सकती है। ऐसा जो है डैनियल लतीफी केस के बाद इस अस्तित्व में आ गया। हाँ, पूछना है मुझसे। ये डिसाइड कौन करेगा सर कि भाई इद्दत पीरियड के दौरान या बाद का अमाउंट जो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए? अब किसी को अगर नहीं मिलता है, कोई क्लेम करता है, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उसके फेवर में देगा। इसके बाद बहुत सारे हाईकोर्ट्स ने इसको जो है, इस नियम को लतीफी वाले नियम को माना और उसके आधार पर मेंटेनेंस के आदेश दिए, ऑर्डर दिए। और इसके अलावा अगर वो देने से मना करे तो सेक्शन 125 सीआरपीसी तो ही है, जो क्या कहा गया इसके संदर्भ में कहा गया कि ये सेकुलर इन नेचर है, ये सभी धर्मों पर लागू होती है। ठीक है, और मोहम्मद अहमद वर्सेस साहबानो के केस में ये भी बात कहा गया कि मेंटेनेंस देने का कोई अधिकार नहीं है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, क्योंकि अंडर सेक्शन 125 जीवन निर्वाह वृत्ति की बात की गई है, पूरे जीवन के लिए ही। इद्दत काल वाली बात लागू नहीं होगी वहां पे।
क्योंकि यूनिफॉर्म लॉ है, सब पे लागू होगा, एक समान रूप में लागू होगा। तो बस ये है कि इस 125 के प्रोविजंस मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन इस एक्ट के बाद वो जो है लिमिट कर दिया गया कि भाई इद्दत काल तक ही दे सकते हैं, इद्दत काल के बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात उसी को बात संशोधित कर दिया गया जनरल लतीफी के इद्दत काल तक, मतलब उसके एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। ये वाली बात मुस्लिम लॉ में निकल के सामने आई। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियन लॉ की। तो क्रिश्चियन लॉ की जैसे हमने बात की, तो क्रिश्चियन लॉ में हम बात करेंगे तो इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 की बात करेंगे। इंडियन डिवोर्स एक्ट सेक्शन 1869 में जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 36 है, 37 और 38 है। जब हम सेक्शन 36 की बात करेंगे तो सेक्शन 36 में जो बात की गई है वो पेंडेंट लाइट की बात की गई है। वो जो मेंटेनेंस मिलेगा वो मेंटेनेंस ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स मिलेगा। इंटरिम मेंटेनेंस कह सकते हैं पेंडेंट लाइट की बात सेक्शन 36 क्रिश्चियन इंडियन डिवोर्स एक्ट में की गई है, पेंडेंट लाइट, ठीक है। पेंडेंट लाइट, ठीक। वहीं पर सेक्शन 37 जो है वो बात करता है पावर टू ऑर्डर परमानेंट एलिमनी। और ये परमानेंट जो एलिमनी की बात सेक्शन 37 कर रहा है, ये कब मिलेगा? परमानेंट एलिमनी कब मिलेगी? आफ्टर द पासिंग डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन। विघटन विवाह विघटन की जो डिक्री है वो न्यायालय से पास होने के बाद ही जो परमानेंट एलिमनी है वो मिलेगी, प्राप्त होगी। ऐसा जो प्रावधान है वो सेक्शन 37 कह रही है, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869। वहीं पर सेक्शन 38 जो है एक नई बात, एक एडिशनल बात जो है इंडियन डिवोर्स एक्ट की कह रही है वो क्रिश्चियंस के संदर्भ में लागू है। कौन सी बात? वो कह रहे हैं कि उस स्थिति में जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, मेंटेनेंस किसको दिया जाना है? मेंटेनेंस उसको दिया जाना है जो रिक्वायर कर रहा है, वाइफ को दिया जाना है जनरली। अभी सेक्शन 38 जब पढ़ेंगे इंडियन डिवोर्स एक्ट की, तो उसमें क्या कहा गया कि वाइफ को या उसके ट्रस्टीज को, दोनों को दिया जा सकता है। तो ये वाली एडिशनल बात सेक्शन 38 में कह दी गई कि वाइफ को और हर ट्रस्टीज, उसके ट्रस्टीज को, मतलब उसकी तरफ से उसकी प्रॉपर्टी को जो देखभाल कर रहा है उस व्यक्ति को भी, उसका पुत्र भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये वाली बात वाइफ और या उसकी ट्रस्टी को मिल सकती है। सेक्शन 38 इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में भी बात है। एक केस भी था के कुमार वर्सेस लीना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके संदर्भ में, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के संबंध में। के कुमार वर्सेस लीना कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्या? के कुमार वर्सेस लीना। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है, के कुमार वर्सेस लीना, 2009 का केस है। एक बात इसमें कही गई एडिशनल बात, और वो अब आप लोग भी ध्यान करिएगा, सारी चीजों में काम आएगी कि इसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक बात कही, कहा कि क्रिश्चियन जो वाइफ है और जो बच्चे हैं उनको मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए वो इस तरीके से तो जा ही सकते हैं, सेक्शन 37, 36, 37, 38 इंडियन डिवोर्स एक्ट में तो जा सकते हैं। इसके अलावा उनके पास एक एडिशनल रेमेडी भी है, वो है सेक्शन 9 सीपीसी। सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत वो सिविल वाद करके सिविल न्यायालय में भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 9 के प्रोविजंस के तहत भी प्राप्त किया जा सकता है। सेक्शन 9 सीपीसी 1908 जो सूट्स ऑफ सिविल नेचर की बात करता है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर में राइट टू गेट मेंटेनेंस भी आ जाएगा। ऐसी बात के कुमार वर्सेस लीना 2009 के केस में कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसमें इस प्रकार की बात कही गई। ठीक है, और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1892 इस प्रकार की कोई प्रावधान अगर नहीं करता तो सीपीसी से हम प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य सी बात वही बात की गई। ठीक है, तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1892 इस प्रकार के प्रोविजन अगर मेंटेनेंस प्रोविजन नहीं करा तो सीपीसी
तो क्या अदर लॉज के लिए हम बात करें तो सीपीसी में प्राप्त किया जा सकता है? अदर लॉज की अगर हम बात करें तो क्या उसमें भी सीपीसी के तहत प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब पर्सनल लॉ में प्रोविजन दिया गया है तो पर्सनल लॉ से आप क्लेम करिए, यहां पर इंडियन डिवोर्स एक्ट केवल क्रिश्चियंस पे ही लागू नहीं हो रहा है, वो जो भी पर्सनल लॉज में बातें नहीं है उन सब पे लागू हो रहा है। तो जब पर्सनल इंडियन मैरिज एक्ट जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1892 में इस प्रकार की मेंटेनेंस की कोई बात नहीं की गई, इसलिए सेक्शन 9 सीपीसी के तहत उनको ये राइट मिला है कि वो मेंटेनेंस का अधिकार वहां कर सके। अगर वहां पे मिल रहा होता, पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होते, तो उस स्थिति में यहां ये कुमार वाली केस की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, तो इसलिए उसको मिल सकता है। अब अगर हम बात करें पारसी लॉ की, तो पारसी में द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 की जो धारा 40 है वो बेसिकली बात करती है किसकी? मेंटेनेंस की। और इस धारा में कहा क्या गया है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन क्लेम, दोनों कर सकते हैं। जैसा हमने कहा ना, हस्बैंड भी वाइफ से मांग सकता है, वाइफ भी हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है अगर सफिशिएंट मींस ऑफ अर्निंग नहीं है हस्बैंड के पास भी तो। और वही बात सेक्शन 40 में यहां पे पारसी मैरिज एक्ट में कहा, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में कहा गया कि भाई मांग सकता है कौन? हस्बैंड और वाइफ दोनों मांग सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो मेंटेनेंस है केवल और केवल अपनी लाइफ तक के लिए ही मांगेगी, यानी यहां पर वो इद्दत वाली कोई बात, उस प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पूरे जीवन भर के लिए मेंटेनेंस पति और पत्नी एक दूसरे से मांग सकते हैं। ये सेक्शन 40 पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 बात करते हैं। एक बात और, एक लिमिटेशन यहां पर लगा दी गई सेक्शन 40 में, और वो लिमिटेशन क्या है? वो लिमिटेशन है कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट होगा वो 1/5 होगा इनकम का। मैक्सिमम जो होगा 20%, इनकम का 20% ही मेंटेनेंस के रूप में ग्रांट दिए होगा, इससे अधिक। ठीक है, जो पारसी लॉ के अंतर्गत जो मेंटेनेंस दे है वो 20% यानी 1/5 ही दे होगा टोटल इनकम का, इससे ज्यादा दे नहीं होगा। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी ये प्रोविजंस किए गए कि भाई आप मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हो, मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन किए गए। लेकिन ये प्रोविजन सेक्शन 37 में किए गए, और ये सेक्शन 37 में जो की गई ये परमानेंट एलिमनी की बात की गई, परमानेंट मेंटेनेंस की बात की गई। यहाँ पर जो बात की जाएगी वो किसकी बात की जाएगी? परमानेंट मेंटेनेंस की बात की जाएगी, परमानेंट मेंटेनेंस की बात की जाएगी। कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है, जिला न्यायालय को भी पावर है कि वो क्या कर सकता है? वो ऑर्डर कर सकता है मेंटेनेंस को पे करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ठीक है, तो सेक्शन 37 स्पेशल मैरिज एक्ट की। वहीं पर अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, तो इसकी धारा 23। अब धारा 23 में मजिस्ट्रेट को ये अलाउ किया गया है कि वो क्या कर सकते हैं? वो इंटरिम और एक्स पार्टी मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर के द्वारा इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बात क्या की गई है? अब देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट में केवल परमानेंट मेंटेनेंस, और इसमें सेक्शन 23 में केवल और केवल कौन सा? इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस को किस नाम से जानते हैं? पेंडेंट लाइफ। इंटरिम मेंटेनेंस, और ये कब होगा? जब कौन ग्रांट करेगा? मजिस्ट्रेट कर सकता है। जो मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहा होगा, इस एक्ट के तहत सुनवाई कर रहा हो, मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है। लेकिन ऐसा मजिस्ट्रेट जब ग्रांट करेगा तो इसके लिए एक फॉर्मेलिटी है, एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो व्यक्ति इंटरिम मेंटेनेंस प्राप्त करना चाह रहा है उसको क्या करना होगा? सेक्शन 12 के तहत एक एप्लीकेशन इस निमित्त उस कोर्ट में सबमिट करनी होगी। धारा 12 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के तहत एक एप्लीकेशन उस मजिस्ट्रेट को देनी होगी कि भाई मुझे इंटरिम मेंटेनेंस की आवश्यकता है इस
इस प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो एक्सपेंसेस इसमें खर्च हो रहे हैं उसके लिए। तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि अगर दूसरा पार्टी नहीं भी अपियर होता है तो उस स्थिति में भी वो एक्स पार्टी इंटरिम मेंटेनेंस को कर दे सकता है। ऐसी धारा 23 में इस प्रकार की बात की गई। ये ओवरऑल आपका हो गया कि अलग अलग लॉज में अलग अलग प्रोविजंस क्या है मेंटेनेंस को लेकर के, और ये प्रोविजंस की जननी क्या है, धारा 15 का क्लॉज संविधान आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अब हम आगे समझेंगे कि जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेकर 128 तक के जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो जैसे पहले हमने बात की कि जो कौन दे सकता है और किसको दे सकता है, किस कौन दे सकता है। और जब पर्सन शब्द उसमें हम देखेंगे सेक्शन 125 में तो पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, और पर्सन शब्द की जो मीनिंग है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, तो 1897 में जो पर्सन की डेफिनेशन दी गई है उसमें बोथ मेल एंड फीमेल इंक्लूड होते हैं। तो जब हम उसको पढ़ेंगे सेक्शन 125 को तो उसमें पर्सन का मतलब दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों में। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है वो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस जो है वो कितना दिया जाता है। सीआरपीसी के अंतर्गत जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जो है वो कितना दिया जाना है, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस क्या होगा। तो हमने जैसा पहले ही बताया था कि 2001 तक तो वो तय था कितना, 2001 तक वो तय था कितना, 500 रुपए 2001 से पहले। ठीक है, और 2001 के बाद और 2001 में भी हम बेसिकली अगर हम बात करें तो 2001 में कब से, तो जब ये अमेंडमेंट हुआ 2001 का, और जिस दिन से ये अमेंडमेंट लागू हुआ यानी सितंबर में ये लागू हुआ था। ठीक है, 23 सितंबर 2001। ठीक है, उसको एक बार कंफर्म कर लेना। 23 सितंबर 2001 से ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट है, जो क्वांटम है मेंटेनेंस का, वो अब कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। पहले वो 500 रुपए हुआ करते थे। ठीक, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इंटरिम मेंटेनेंस भी मिल सकता है सेक्शन 125 के सबसेक्शन 2 के तहत। इंटरिम मेंटेनेंस की बात की गई है सीआरपीसी के अंतर्गत। इंटरिम मेंटेनेंस की भी बात की गई है सीआरपीसी के सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 के तहत। सबसेक्शन 2 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस की भी बात की गई है। ठीक है, इंटरिम मेंटेनेंस वही है ड्यूरिंग इसको क्या बोलते हैं, पेंडेंट लाइफ बोलते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेंसी मिलेगा, उस दौरान जो खर्चे होंगे उसके लिए मिल सकता है, और उसके लिए एप्लीकेशन करनी होगी। यानी ये जो बात है ये 24 सितंबर 23 सितंबर को तो हुआ नहीं था, 24 सितंबर 2001 से ये एप्लीकेबल हो गई। और दूसरी इसकी बात करें इंटरिम मेंटेनेंस की, तो इंटरिम मेंटेनेंस वाली भी बात कब से हो गई, 24 सितंबर 2001 से। 24 सितंबर 2001 से ये भी इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान भी कर दिया गया, संशोधन के द्वारा ये क्लॉज सबसेक्शन जोड़ दिया गया सीआरपीसी में सेक्शन 125 में। बाकी कौन कर सकता है, किसको करेगा, ये आप लोगों ने पढ़ाई है, पहले उसको देख लेना, आप पढ़ लेना। अब कुछ कंडीशंस है सेक्शन 125 के तहत वो फुलफिल होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर गेटिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए। अब वो कंडीशंस क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि पर्सन मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन himself
और हर सेल्फ। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अनेबल होना चाहिए। अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो पत्नी भी हो सकती है और वो पति भी हो सकता है। पर्सन शब्द की जैसे हमने बात की तो उसमें दोनों आ जाएंगे, जैसा कि हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की बात की थी। जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन कि जब डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉजेस एक्ट में पर्सन शब्द को, तो पर्सन शब्द के दोनों लोग, दोनों पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे पर्सन के अंतर्गत, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन दी गई। ठीक है, तो अनेबल होना चाहिए। अब अनेबल है तो क्या होना चाहिए, दूसरे जिसके से वो क्लेम करना चाहते हैं उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मींस होने चाहिए ऐसा मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के। पहले वो अपने आप में क्या होना चाहिए, अनेबल होनी चाहिए, वो मेंटेन नहीं कर पा रही हो, न कर पा रहा हो, और दूसरी स्थिति में वो क्या हो रहा हो, सफिशिएंट मींस होने चाहिए। अब सफिशिएंट मींस का मतलब ये भी हो जाएगा कि अगर वो कोई कमाई नहीं कर रहा है और एबल बॉडीड है, एबल बॉडी है, यानी वो स्वस्थ चित्त है, उसकी शरीर काम करने लायक है, तो वो भी सफिशिएंट मींस में आएगा या सफिशिएंट मींस माना जाएगा। ठीक है, अगर वो करने की स्थिति में है तो। ठीक, जनरली सेक्शन 125 के तहत और ऑर्डर करने का मतलब तो जब केस आएगा तभी ऑर्डर किया जाएगा, और केस करने का मतलब तभी आएगा जब अगला व्यक्ति क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा या रिफ्यूज करेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या, कि भाई उस व्यक्ति ने, उस पक्षकार ने, दूसरे पक्षकार ने क्या कर लिया हो, नेग्लेक्ट किया हो या रिफ्यूज कर दिया हो, किस करने, क्या करने से, मना कर दिया हो कि भाई हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। और मेंटेनेंस देने से जब मना कर दिया होगा तो क्या होगा, उस स्थिति में वो कोर्ट जाएगी, फिर कोर्ट फिर वहां से आदेश जारी करेगा। और सामान्य स्थितियों में वो भाई जब ऐसे ही दे देगा तो कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई रिफ्यूज इस आधार पे करता है कि वो, उसका पत्नी या उसकी पति जो है सेपरेट रह रहा है, अलग रह रहा है, तो क्या वो मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी के तहत क्लेम कर सकती है उस स्थिति में? तो अगर वो सेपरेट किसी कारण से हो रही, जैसे हमने कहा था उसने बाइगेमी, दूसरा विवाह कर लिया है, वो कंक्यूबिनेंस जो है वो ख्याल रखता है अपने घर पे, ठीक है, या वो लेप्रोसी यौन रोग से पीड़ित है, ठीक है, जो संक्रमण से फैलते हैं, या वो डिजर्टर हो गया है, या वो कन्वर्जन कर लेता है किसी रिलीजन में, ठीक है, तो ये सारी सेपरेशन के ग्राउंड्स हैं। इन सेपरेशन के ग्राउंड्स में अगर वो अलग रह रही है तो वो सेपरेशन के दौरान भी कर लेता है, कर सकता है, अगर रिफ्यूज करता है तो भी हो सकता है उस स्थिति में। हाँ, सेपरेट रहे, हाँ, क्रूएल्टी भी आएगी, एडल्ट्री भी आएगी उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर इस दौरान वो रह रहा है तो उस स्थिति में भी क्लेम कर सकता है कि मेंटेनेंस के लिए, भले वो मना करे, ठीक है, और वो मना करेगा कि भाई हमारे पास ग्राउंड है, हम इसलिए सेपरेट हो रहे हैं, तो उसको क्लेम कर सकता है। और इस आधार पर अगर पति भी मना करता है कि सेपरेट रह रही है वो पत्नी, ठीक है, और जबकि पति वो क्या हो रहा है, कन्वर्जन कर चुका है, वो क्रूएल्टी करता है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी हो सकता है, ठीक है। चौथी कंडीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कि जो रिफ्यूजल है, चौथी कंडीशन इसको कह रहे हैं कि वाइफ या हस्बैंड एंड वाइफ के द्वारा, ठीक है, विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड के, ठीक है, सेपरेट
ना रहा जा रहा हो, यानी वो जो है बिना किसी ग्राउंड के हस्बैंड और वाइफ में से कोई अगर बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के वो सेपरेट ना रह रही हो, नॉट लिविंग सेपरेट, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ नॉट लिविंग सेपरेट विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना अपने शब्दों में, नॉट लिविंग सेपरेट, ठीक है, विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड, ठीक है, बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड की वो अलग ना रह रही हो। अगर बिना सफिशिएंट ग्राउंड के अलग रह रही हो तो उसका मेंटेनेंस का अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बिना कारण के अलग रह रही हो या जैसे हमने बताया था कंजुगल राइट्स के लिए और आदेश जारी किया गया सेक्शन 9 के तहत और कंजुगल राइट्स के आदेश को फिर भी वो आना नहीं चाह रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उसका राइट टू मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, बिना रीजनेबल ग्राउंड के अगर रह रही है सेपरेट तो कोई दिक्कत नहीं, उसका एग्जिस्ट करेगा वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। इसके अलावा वाइफ मस्ट नॉट बी एडल्टरी, वाइफ मस्ट नॉट बी इन एडल्टरी, ठीक है, वो एडल्टरी में नहीं होनी चाहिए, वो जागता की अवस्था में न रह रही हो, ठीक है, ठीक। और एक और कंडीशन ये लिख लो, वो कंडीशन क्या है कि भाई जो वाइफ है, वाइफ जो है वो सेपरेटली और म्यूचुअल कंसेंट से रह रही है, वाइफ मस्ट नॉट लिविंग सेपरेटली विदाउट with not living separately with consent, with mutual consent, ठीक है, तो वो जो आपसी सहमति से अलग अलग रह रही है, दोनों लोगों में म्यूचुअली कंसेंट है, उसको लेकर के तो भी उसका मेंटेनेंस का अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत, सेक्शन 125 सीआरपीसी के। अब अगली महत्वपूर्ण बात सेक्शन 125 सीआरपीसी में हमको समझना है वो क्या है, वो है कंसिक्वेंस। क्या समझना है, कंसिक्वेंस समझना है। कंसिक्वेंस का मतलब क्या कि जो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अगर किया गया, ये सब कंडीशंस फुलफिल हुई और इसके बाद ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस किया गया और ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में कंसिक्वेंस क्या होगा। तो कंसिक्वेंस की बात क्या आ जाएगी, यहां पर हमको समझना पड़ेगा सेक्शन 128 सीआरपीसी, और ये बात करता है एग्जीक्यूशन की। ये बात किसकी करता है, ये एग्जीक्यूशन की बात करता है कि अगर मेंटेनेंस की कोई डिक्री पारित की गई है तो वो महिला या वो पुरुष किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में किसी भी जगह पर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन भी जाकर के वो कह सकता है कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए, इसका निष्पादन करा दीजिए, मुझे मेंटेनेंस दिला दीजिए। और कोर्ट को ये लगता है कि वो बिना सफिशिएंट कॉज के वो उपस्थित नहीं हो रहा है, वो उसका एग्जीक्यूशन डिले कर रहा है, वो टाल रहा है, जानबूझकर टाल रहा है, तो उस स्थिति में वो क्या कर सकता है, उसको पनिश कर सकता है। और ये पनिशमेंट किस रूप में होगी, ये पनिशमेंट होगी फाइन के रूप में और 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट। 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन इम्पोज कर सकता है। और कौन करेगा, एग्जीक्यूशन में के लिए जिस न्यायालय में की गई है। अब अगर वो उपस्थित नहीं है और 3 महीने में आकर के वो कह देता है 3 महीने के भीतर एग्जीक्यूशन की डिग्री पारित कर दी गई और एग्जीक्यूशन की डिग्री पारित होने के बाद ठीक है एक्स पार्टी रूप में वो अपने आप को डिले कर रहा था इसलिए कर दिया गया। 3 महीने के भीतर अगर सफिशिएंट कॉज देकर के वो कह देता है कि भाई हाँ मैं इस कारण से नहीं आ पाया, तो उस स्थिति में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है फिर इसको एक्जीक्यूट कर दो, वहां पे जो पनिशमेंट इंपोज की है वो हटा देगा ठीक है, जनरल डिसीजन दे देता है। तो सेक्शन 128 में ये बात की गई है। अब जो अगली महत्वपूर्ण बात हमको इसमें समझना है वो क्या है, वो है प्रोसीजर।
ठीक है। और प्रोसीजर या जुरिस्डिक्शन की बात कर ले, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट की बात कर ले, किस कोर्ट को इसमें जुरिस्डिक्शन होगी, तो कोर्ट किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें इसके अंतर्गत, जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जुरिस्डिक्शन किसको होगी, जुरिस्डिक्शन होगी जेएमएफसी को। और वो जेएमएफसी कहां का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहां का, कहां का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो जहां वो रह रहा हो या जहां वो रह रही हो, ठीक है, जहां हस्बैंड रह रहा हो, जहां वाइफ रह रही हो, जहां दोनों रह रहे हो, तो उसको उस डिस्ट्रिक्ट के उस जिले का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा उसको जुरिस्डिक्शन है ऐसे मामलों में मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देंगे प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अगर उन्होंने एक जगह चूज कर लिया है, अगर वो पर्सनल लॉ के तहत चले गए तो क्या इसमें जा सकते हैं 125 सीआरपीसी के तहत, नहीं, एक जगह ही कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए अगर यहां पर असफल हो जाते हैं तो दूसरी जगह कर सकते हैं, वो अलग विषय है, ठीक है। लेकिन अगर एक जगह कर लिया तो एक जगह ही मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो हर जगह मेंटेनेंस की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात क्या, कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके संदर्भ में जो प्रोसीजर होगा प्राप्त करने का, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर की बात कहां पे की गई है, सेक्शन 126 धारा 126, और ये कहां कॉन्सिक्वेंसेस की बात कहां पे आएगी, एक्सक्यूशन की बात कहां पे आएगी, सेक्शन 128 में। ये सारी बातें कहां पर आएंगी, ये सारी बातें सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आएंगी। जब हम सेक्शन 126 सीआरपीसी के तहत प्रोसीजर देखेंगे तो प्रोसीजर में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो समन केस है, जो समन केस का प्रोसीजर होता है, इसका प्रोसीजर कैसा चलेगा, सेम वैसा चलेगा जैसा समन केस में चलता है, जैसा कि समन मामलों में चलता है, ठीक है। वैसा ही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जैसा ही समन मामलों में प्रिस्क्राइब किया गया है, समन का मामलों में चलता है, ठीक। अब एक चीज और कि अगर वही बात जब जो अभी हमने बात की थी कि अगर वो एब्सेंट रहता है, उपस्थित नहीं होता है, जानबूझकर टालता है, उपस्थित नहीं होना चाहता, तो एक्स पार्टी आदेश पारित कर देगा कौन, न्यायालय। अब एक्स पार्टी आदेश अगर वो पारित कर देगा तो वही 3 महीने का समय इसको मिल जाएगा, एक्स पार्टी आदेश पारित कर देगा, और अगर वो 3 महीने के भीतर आकर के जेन्युइन कॉज बता देता है तो उस एक्स पार्टी आदेश को करके उसको भी सुना जाएगा, ठीक है, उसको भी मौका दिया जाएगा, सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर, किसी डिस्कस पर पहुंचा जाएगा, यानी उस एक्स पार्टी आदेश को सेट असाइड कर दिया जाएगा, 3 महीने के भीतर वो उपस्थित हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात कि अगर सेक्शन 125 के तहत जो ऑर्डर किया गया है, ठीक है, और वो ऑर्डर जो है कब तक अस्तित्व में रहेगा, तो सेक्शन 125 में कहती है कि जब तक उसको कैंसिल न किया जाए, ठीक है, जब तक उसको कैंसिल और मॉडिफाई न किया जाए, और मॉडिफाई न किया जाए तब तक वो एज इट इज अस्तित्व में रहेगा। तो कब तक अस्तित्व में रहेगा, जब तक उसको कैंसिल ना किया जाए और जब तक उसको मॉडिफाई ना किया जाए। और जहां पर सिविल सूट, जैसा भी हमने कहा ना, अगर कोई सिविल मामला है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ उसके तहत चले गए और सीआरपीसी में चले गए, अब पता चला एक जगह कैंसिल हुई थी, दूसरी जगह बात हो गई, ठीक है, और दोनों जगह मामले डिफर हो गए, तो क्या होगा भाई, अगर मान लो सीआरपीसी में कैंसिल कर दिया गया, यह मामला चल ही रहा था, हिंदू लॉ में चले गया, मुस्लिम लॉ में चले गए, तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों में चले गए, तो एप्लीकेबल कौन सा होगा, यहां 500 रुपए का किया और वहां जो है 1000 रुपए का वो कर दिया मेंटेनेंस महीने का, तो एप्लीकेबल कौन सा होगा, पर्सनल लॉ, ठीक है। तो उस स्थिति में पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा, पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा, पर्सनल लॉ सिविल लॉ जिसको बोल रहे, पर्सनल लॉ विल प्रिवेल, पर्सनल लॉ उसमें प्रिवेल करेगा उस स्थिति में, ठीक है। ये प्रोसीजर में
ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सेक्शन 127 जब देखोगे 127 में एल्टरेशन अमाउंट की बात की गई है कि अगर परिस्थितियां चेंज होती हैं तो जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो चेंज भी हो सकता है। चेंज कैसे होगा कि जब उसको दोबारा मैनेज कर लेगी तो उसका राइट टू मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, रीमैनेज कर लेगी। ठीक है, रीमैनेज कर लेगी तो खत्म हो जाएगा। बच्चों को मिल रहा है तो बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं, तो उनका मेंटेनेंस का अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनका मेंटेनेंस का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर वो कोई महिला है या बच्चा है या लड़की है, डॉटर है, सन है, वो वॉलंटरली क्या कर देता है, डिसाइड कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, गिव अप कर देता है, त्याग देता है मेंटेनेंस को, कहता है अब हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं लेना है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, मेंटेनेंस का जो है, या हो सकता है कि भाई हमको इतना मिल रहा था, इतना नहीं, इतना है, इतने में हमारा काम चल जाएगा, तो भी परिवर्तन हो जाएगा। 127 में परिवर्तन किया जा सकता है कि भाई एक बार अगर फिक्स कर दिया गया तो ये करता ही मतलब नहीं कि वही एग्जीक्यूट, वही चलता रहेगा, वही कंटिन्यू करेगा। उस स्थिति में परिवर्तन भी हो सकता है, और इस परिवर्तन के संदर्भ में प्रोविजन कहां पर दिया गया है, सेक्शन 127 सीआरपीसी में दिया गया है। ठीक है, और ये कौन परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करने की शक्ति किसको है, जिसने आदेश जारी किया है वो परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और क्या सिविल कोर्ट कर सकता है, बताओ भाई, क्या सिविल कोर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, सिविल कोर्ट भी कर सकता है। अगर उसने दिया तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के संदर्भ में हमने जैसे बात की सेक्शन 128 में, तो अगली बात एक एग्जीक्यूशन की भी समझ लेते हैं। तो 128 में क्या बातें हैं, बस इसको एग्जीक्यूशन सेक्शन 128 क्या बेसिकली बात है। जब सेक्शन 128 को पढ़ोगे तो सेक्शन 128 में कहा गया है कि भाई कॉपी, ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी, किसको दी जाएगी, जो हकदार होगा उसको। ठीक है, और कैसे दी जाएगी, बिना पेमेंट के दी जाएगी। ठीक है, जिसके फेवर में जजमेंट आया है, निर्णय आया है, ऑर्डर मेंटेनेंस किया गया है, उसको कॉपी दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और वो किसी भी मजिस्ट्रेट और किसी भी जगह पर के जहां पर वो ठीक समझे और जहां पर वो डिसाइड करती है, रहती है, उस स्थिति में जाकर के उसको इन्फोर्स करा सकती है। और एनी प्लेस का मतलब आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन हो सकता है। ठीक है, उससे कहेगी कि भाई हमको, और अगर वो कोई नहीं मानता है, नहीं फॉलो करता है, ऑर्डर होने के बाद, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होने के बाद, तो एक महीने की सजा और फाइन उसके ऊपर इंपोज कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी बेयर प्रोविजंस की। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो सीआरपीसी 125 से लेकर के 128 के संदर्भ में है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में सबसे पहला केस है रीमा सलकान वर्सेस सुमेर सिंह सलकान। रीमा सलकान वर्सेस सुमेर सिंह सलकान का केस है। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनको चर्चा करेंगे, बस उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। तो रीमा सलकान वर्सेस सुमेर सिंह सलकान 2019 का जजमेंट है, और 2019 का ये जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें कहा क्या गया, इसमें यही कहा गया कि अगर कोई एबल बॉडीड पर्सन है, एबल बॉडीड पर्सन का मतलब क्या है, भाई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, तो वो ड्यूटी बाउंड हो जाएगा मेंटेन करने के लिए। तो पहला केस का नाम हमारा, केसेस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट केस लॉज की बात करें या लीडिंग केस लॉज की बात करें, तो सबसे पहला केस हमारा रीमा सलकान वर्सेस सुमेर सिंह सलकान। कब का केस है, 2019 का। इसमें क्या कहा गया, अगर एबल बॉडीड है तो वो ड्यूटी बाउंड भी है। ठीक है, अगर कोई हस्बैंड एबल बॉडीड है और वो कमाई नहीं कर रहा है तो वो भी क्या होगा, वो मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ड्यूटी बाउंड है। किसके लिए ड्यूटी बाउंड है, मेंटेनेंस देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए ड्यूटी बाउंड है। एक केस, इंपॉर्टेंट केस तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा यूनिक केस है। यूनिक केस इसलिए है कि वेंकटेश एलियास
पॉन्स्कर वर्सेस शिवांशरी, वेंकटेश वर्सेस शिवांशरी। वेंकटेश वर्सेस शिवांशरी 2012 के केस में ये कहा गया कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है अगर और साधु हो गया है, दिवालिया हो गया और साधु हो गया है, इसके बाद भी अगर वो एबल बॉडीड है, ठीक है भाई, अगर मॉन्क हो गया है, साधु हो गया है, अगर वो कमा सकता है, एबल बॉडीड है, ठीक है, तो भाई उसकी ड्यूटी या तो वो प्रॉपर्टी से मेंटेन करे, ये बात इसमें कही गई। अगर वो दिवालिया हो गया तो कमाई कर सकता है, तो कमाई करके मेंटेन करे, तो वो भी मेंटेन करने के लिए हकदार है जो इंसॉल्वेंट हो गया है। बेसिक बात इसमें इंसॉल्वेंट की गई। अगर कोई दिवालिया हो गया है तो दिवालिया हो गया है तो वो भी क्या है, ड्यूटी बाउंड है, मेंटेन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो 2021 का जजमेंट है। ये कब का केस है? 2012 का केस है, ठीक है, वेंकटेश वाला। अगला अगर हम बात करें तो फातिमा फिजा वर्सेस फैजल फिजा, सीपी फैजल, ठीक है, फातिमा फिजा, फातिमा फिजा वर्सेस फैजल, ठीक है, फातिमा फिजा वर्सेस फैजल, सीपी फैजल 2021 का जजमेंट है। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि अगर कोई अवयस्क है और अवयस्क को मेंटेनेंस मिलना है तो आप, अगर ये कोई कहता है कि अवयस्क के खाते में एक बार में ही सारा पैसा डाल दिया जाए और जब वो वयस्क हो जाए तो उसको वो अमाउंट मिल जाए, अगर इस प्रकार की कोई बात कहता है तो इस प्रकार की बातें लागू नहीं होंगी। एक साथ धनराशि मिलने का आदेश अवैध है, ऐसा कहा गया कि अगर इस प्रकार का आदेश दिया जाता है कि उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए और जब वो क्या हो, जब वो वयस्क हो जाए तब उसको मिले, तो क्या हो जाएगा, वो अवैध है, क्योंकि वहां पर जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो रहा है। एक साथ मिलने का, जब वयस्क हो जाएगा तब उसको मिलने का क्या फायदा जब उसको जरूरत अभी है, ठीक है। तो इस वाले केस में फातिमा फिजा वर्सेस सीपी फैजल 2021 के केस में ये बात कही गई कि भाई, और किसका जजमेंट है? केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, और ये बात कही गई। एक केस और था, उर्वशी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल, उर्वशी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल, उर्वशी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल, उर्वशी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल 2021 के केस में कहा गया कि अगर बेटा बालिग हो गया है और वो कुछ कमाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो भी जो पेरेंट्स की बाध्यता है मेंटेन करने की वो खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। अगर कोई धारा 125 के तहत एक पिता की अपने बेटे के भरण पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होती है जब तक कि वो कोई इनकम या कमाई ना करने लगे, ठीक है। और एक बहुत ही लीडिंग केस है, लीडिंग केस इसलिए क्योंकि इसका जिक्र अक्सर जब हम बात करते हैं इसकी तो इस केस का जिक्र आता ही आता है, और केस का नाम है विजय मनोहर अर्बट वर्सेस काशीराव राजाराम, विजय मनोहर अर्बट वर्सेस काशीराव राजाराम, विजय मनोहर अर्बट, ये लीडिंग केस है इसका, विजय मनोहर अर्बट वर्सेस काशी राव राजाराम, कब का केस है? 1987 का केस है, विजय मनोहर अर्बट वर्सेस काशीराव राजाराम। काशीराव राजाराम के केस में 1987 के केस में क्या कहा गया? इसमें यही कहा गया कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी में हिज टर्म का प्रयोग किया गया है,
और हिज टर्म का बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब होता है कि जो हिज है उसको लिबरली रीड किया जाना चाहिए, और इसका मतलब पेरेंट्स कैन क्लेम फ्रॉम बोथ सन एंड डॉटर। ठीक है, जो हिज टर्म का प्रयोग किया गया है 125 में, और वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? पेरेंट्स के संदर्भ में किया गया है, पेरेंट्स। ठीक है, वो किससे क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए हिज टर्म का बाद में प्रयोग किया गया। तो हिज का जनरली मतलब पुल्लिंग होता है, वो बेटे से मतलब लगाया जाए, लेकिन इस केस में ये कहा गया कि उसमें बेटे से नहीं, बेटा और बेटी दोनों से मतलब है। उस हिज टर्म का इंटरप्रिटेशन लिबरली किया जाना चाहिए, उसमें बेटा और बेटी दोनों सम्मिलित होंगे, यानी ये एक पेरेंट जो है वो अपने बेटा और बेटी दोनों से मेंटेनेंस के क्लेम कर सकते हैं। और इसमें हस्बैंड वाइफ भी सर? हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है मेंटेनेंस का टॉपिक हो गया। आगे